हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है अपने इस क्लास के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हो कि वेन डायग्राम का हमने पार्ट 1 करा दिया है और पार्ट 2 लेकर के हम आ गए हैं। तो पार्ट 1 में भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट लेवल के क्वेश्चन जो हमने कराए हैं। दूसरी चीज, जब हम वेन आरेख को स्टार्ट अगर किया है तो वेन आरेख को हम एक बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, यानी कि एक छोटे से पॉइंट से लेकर के एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो पार्ट 1 अपने करा दिया है। पार्ट 1 में बेसिक से बिल्कुल लेकर के चले हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में बेसिक है। जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप पार्ट 2 प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाओगे। ठीक है भैया। तो ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। और किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सही तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहो और लगातार करते रहो। कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाओगे जब लगातार प्रिपरेशन करते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पहला दे रखा है शुक्र, ग्रह और सूर्य। तो इस चैप्टर को करने के लिए काफी सारा ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। ग्रह क्या होता है, तारा क्या होता है, या फिर राजधानी, राज्यधानी, और काफी सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। कहने का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं। पहले क्या दे रखा है, शुक्र दे रखा है। शुक्र, ग्रह और सूर्य। ठीक है भैया। पहली बात तो हमें यह समझनी है कि शुक्र क्या है और ग्रह क्या होते हैं और सूर्य क्या होता है। शुक्र क्या है, ग्रह है, यानी कि शुक्र क्या है, ग्रह है। और ग्रह के अंतर्गत ही क्या आता है, शुक्र आता है। अगर मैं ये कहूं कि ग्रह के अंतर्गत सूर्य आता है तो नहीं, क्योंकि सूर्य एक तारा है। तो बना लेते हैं इसको। मैंने क्या ले लिया, ग्रह ले लिया। ये क्या है हमारा ग्रह। ग्रह के अंतर्गत ही क्या आएगा, शुक्र, क्योंकि शुक्र क्या है, ग्रह है। तो ग्रह के अंतर्गत क्या आया, शुक्र। क्या आया, शुक्र। अब बचा क्या हमारा, सूर्य। तो सूर्य का शुक्र से और ग्रह से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका सूर्य आ जाएगा। तो इसका वैन आरेख जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा है। पहला भी नहीं है, दूसरा राइट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ये लाइन तो वही रहेगी। ठीक है, ये लाइन तो वही रहेगी। देख लेना, कहा एक बार और पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। क्या दे रखा है, काठमांडू, नेपाल, भारत। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, काठमांडू और नेपाल और भारत। क्या काठमांडू का संबंध नेपाल से है या नहीं। देखो, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा था कि देश और देश की राजधानी, जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, और उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ से संबंध है। क्यों है, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश का शहर है और दूसरा उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी। ठीक है। और जैसे नई दिल्ली है, नई दिल्ली का संबंध किससे है, भारत से, क्योंकि वो भारत का एक शहर भी है और दूसरा राजधानी। राइट। अब ऐसे ही इसमें हिसाब लगाओ या दिमाग लगाओ कि काठमांडू का संबंध नेपाल से है या नहीं। हाँ है, क्योंकि नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। अब नेपाल का संबंध क्या भारत से है, नहीं है। यहां देख लेते हैं, भारत का काठमांडू से कोई संबंध है, नहीं है। क्यों, क्योंकि काठमांडू नेपाल की राजधानी है और नेपाल का शहर है, भारत का शहर नहीं है। तो ठीक है, बना लेते हैं ना। इतना अब इतना अगर समझ लिया तो अब ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसको बनाना। यह तक तुम यहां पर अगर समझ गए ना तो इसको इसमें से फाइंड आउट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो भाई पहले देश को देख लेते हैं, नेपाल। नेपाल के अंतर्गत ही क्या आएगा, काठमांडू। ये ऐसा तो नहीं है कि काठमांडू में नेपाल कर दोगे, नहीं हो सकता ना।
नेपाल के अंदर ही क्या हो सकता है, काठमांडू। यह आपका नेपाल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, नेपाल, और दूसरा काठमांडू, है ना। अब चलो नेपाल के अंतर्गत क्या है, काठमांडू। अब भारत का नेपाल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत एक अलग वो है कंट्री, और काठमांडू है तो ये नेपाल की क्या है, राजधानी है, ये नेपाल का शहर है, तो भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो भैया भारत आएगा ये। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से समझोगे, थोड़ा सा बस दिमाग को क्या है ओपन करके रखना है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लाइन जो है ये वही लाइन है, ठीक है। आज पता नहीं जवान मेरी थोड़ी लखा रही है, पता नहीं क्यों, पकौड़े ज्यादा नहीं खाई है, पता नहीं ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अपने पास थोड़ा पंखे वंगे की सुविधा ना है, तो जवान क्या है थोड़ा गर्मी पे ज्यादा कंसंट्रेट हो रहा है, पढ़ाई पे कम। तो निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, बैंगन, सब्जी, मांस। पहली बात तो जो लाइनें होती है, इन लाइनों का संबंध निकाल लो, क्या किसका संबंध किससे है, समझ मेरी बात। और इसे मान लो ये क्या है, बैंगन है, ये क्या है, बैंगन, सब्जी, और क्या, मांस। क्या बैंगन का संबंध सब्जी से है, क्योंकि बैंगन तो सब्जी तो है, बैंगन क्या है, सब्जी है, और सब्जियों के अंतर्गत ही क्या आता है, बैंगन आता है। सब्जियों के अंतर्गत बैंगन, मूली, कद्दू, और तुम्हारे क्या नाम है, आलू, टमाटर, भिंडी, ये सब किसके अंदर आते हैं, सब्जी के, ठीक। अब बच गया है मांस। क्या मांस एक सब्जी है, नहीं है। सब्जी वह होती हैं जो हमें पेड़ों से, पौधों से, या बेल, इस तरीके से जो नेचुरल होती हैं। नेचुरल तो खैर मांस भी, क्योंकि ये भी प्रकृति का बनाया हुआ है, बट ये इंसानों के खाने योग्य नहीं है, इस वरने से मना कर रखा है कि मांस मत खाइए। चलो वो खाना पीना एक अलग बात है, अलग टॉपिक है, उसको मत। अब मांस क्या है, ये सब्जियों के अंतर्गत नहीं आता, और बैंगन का मांस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मांस अपने आप में एक अलग चीज है, और बैंगन अपने आप में एक सब्जी है, ठीक। तो मैंने क्या सब्जी ले ली है, ये क्या ले ली, ये क्या नहीं आपकी सब्जी, और सब्जियों के अंतर्गत ही क्या आएगा, या सब्जियों में ही क्या आएगा, बैंगन आएगा, ठीक है। सब्जियों में ही क्या आएगा, बैंगन। मांस का सब्जी से और बैंगन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसे क्या है, अलग कोने में गिर दो, मांस को अलग कर दिया। जब इसे अलग फेंक दिया तो ये बेचारे एक तरफ को पड़े हुए रो रहे हैं। तो देख लो अब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई चाय पीने चलते हैं फिर, ऑप्शन सी। आओ फिर चाय पीने चलते हैं, जरा गर्मी ज्यादा हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दो बातें आपसे हो जाएंगी, दो बातें आप हमसे कर लोगे, हाँ, चाय पीते पीते कोई दिक्कत नहीं। गर्मी में चाय बढ़िया रहती है, पसीना आएगा और गर्मी होगी, जाड़ों में तो खैर सभी पीते हैं, अपन लोग कब पियेंगे, गर्मी में। चलो ठीक है, चाय बदली पी लिया, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देख के किसे किसे डर लगता है, ऐसा को है, अच्छा ऑप्शन बता रही, मुझे ऐसा लगा कि आपने हाथ खड़ा किया डर लगता है, डरा मत करो, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आप ऑप्शन नंबर बता रही हो, ऑप्शन ए सही है, चलो। और भाई कोई और बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके। ए डी। अच्छा काफी बच्चों का जो है डी भी आ गया है और ए भी आ रहा है, तो देख लेते हैं कौन सा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो दे रखा है इसमें छात्र, क्रिकेट प्रशंसक, टेनिस खिलाड़ी, ठीक है भैया। अच्छा चलो इसे साइड से लिख लेता हूं मैं, ये तो आ गए आपके छात्र, और ये आ गए क्रिकेट
प्रशंसक, और ये आ गए आपके टेनिस, यहां लिख लेता हूं खिलाड़ी ना, उधर चमक नहीं पाया, टेनिस खिलाड़ी। अच्छा, सोचने योग्य एक बात है, तो छात्र होते हैं, जैसे आप बैठे हो, आप क्या है यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की क्या है तैयारी कर रहे हो, तो आप भी क्या हो, छात्र हो। आप भी कौन हो, छात्र। मगर एक छात्र है जो क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहा है, टेनिस खेलने की तैयारी कर रहा है, या फिर अन्य गेम्स खेलने की तैयारी कर रहा है, तरह तरह के स्कूल में, स्टेडियम में क्या है वो पढ़ता है, तो वह है भी क्या है, छात्र। तो एक छात्र जो है, एक छात्र क्रिकेट का प्रशंसक भी हो सकता है। भाई मैं छात्र हूं और मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हूं या क्रिकेट गेम को पसंद करता हूं, तो एक छात्र भी तो क्रिकेट को देखना या खेलना पसंद कर सकता, नहीं कर सकता? वो जरूरी नहीं है कि छात्र है तो वो क्रिकेट को पसंद नहीं करेगा, वो उसकी पसंद के ऊपर बात करती है। एक छात्र है तो हो सकता है कि वो टेनिस का खिलाड़ी भी हो, क्या पता वो टेनिस खिलाड़ी बनना चाहता हो, तो क्या कहलवाएगा वो, छात्र कहलवाएगा। ठीक है। और हो सकता है कि एक टेनिस खिलाड़ी क्रिकेट देखना पसंद करता हो या क्रिकेट का प्रशंसक हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज कि छात्र और क्रिकेट प्रशंसक और दूसरा टेनिस खिलाड़ी, यानी कि एक ही छात्र के अंदर तीनों गुण भी हो सकते हैं। राइट। अब देख लेते हैं इसको क्या डायग्राम आएगा इसका, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। मान लीजिए मेरे पास क्या है, छात्र है, ये कौन होगा बेटा, छात्र हो गए। कौन हो गए, छात्र। छात्र से अलग दूसरा क्या है, क्रिकेट प्रशंसक। मैंने क्या कहा था कि कुछ छात्र क्या है, क्रिकेट प्रशंसक भी हो सकते हैं। तो क्रिकेट प्रशंसक आगे आपके ये क्रिकेट प्रशंसक। ठीक है बेटा। चलो, अब जो छात्र है और क्रिकेट प्रशंसक है तो वो टेनिस खिलाड़ी भी हो सकता है। तो टेनिस खिलाड़ी आगे आपके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी फॉर दादा, है ना, डी फॉर दादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दे रखा है आपको पैराग्राफ, शब्द और वाक्य। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, जैसे आपकी नोटबुक होती है और आप क्या लिखते चले जाते एक पैराग्राफ बन जाता है उसका। ठीक है। तो ये क्या है, पैराग्राफ। दूसरा है क्या, शब्द। शब्द आप जानते हैं क्या होता है, और ये क्या है, वाक्य। तो अब इस बात समझो, क्या पैराग्राफ का संबंध किससे है, वाक्य से, और वाक्य का संबंध किससे, शब्द से। कहने का मतलब ये है कि जो वाक्य होता है वो किनसे मिलकर बनते हैं, शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है। और जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ किनसे मिलकर बनता है, वाक्यों से। कई सारे वाक्य होते हैं, उसके अंदर क्या पूरा एक पैराग्राफ बन जाता है। ठीक। तो पैराग्राफ में क्या आता है, पहले वाक्य, और वाक्यों में क्या आते हैं, शब्द। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैराग्राफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंतर्गत ही क्या आएगा प्यारे बच्चों, वाक्य। क्या आएगा, वाक्य। और वाक्य किससे मिलकर बनते हैं, हमारे शब्दों से। तो वाक्य के अंतर्गत क्या आएगा, शब्द। क्या आएगा, शब्द। आई हो कितनी बात समझ में आ गई होगी, आई समझ में। पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंतर्गत क्या, वाक्य, और वाक्य के अंतर्गत शब्द। आगे बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये सी, प्राची। ठीक है।
सी फॉर चाची। चाची भैया आज की बहुत खतरनाक आ रही है, ठीक है, बच के रखो चाचियों से। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है? ठीक है, तो पहला शब्द क्या दे रखा है हमें? शब्द ही दे रखा है। पहला शब्द क्या दे रखा है? शब्द ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगला क्या है? समानार्थी। और तीसरा विपरार्थक। पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि समानार्थी क्या होता है, विपरार्थक क्या होता है। शब्द तो आप जानते ही हो, शब्द क्या है? अक्षरों से मिलकर के जो बनता है वो क्या बनता है? शब्द बनता है। अब समानार्थी का जो संबंध है क्या शब्द से है या नहीं? हाँ है। समानार्थी का मतलब होता है कि शब्द अलग हो मगर अर्थ एक हो, समान अर्थ वाला। और विपरार्थक का मतलब शब्द का मतलब विपरीत अर्थ हो। जैसे मान लो कि कोई भी शब्द है, एंटोनियम सिनोनियम से है इसका मतलब। किसका? एंटोनियम सिनोनियम से। समझिए मेरी बात। इंग्लिश में पढ़े एंटोनियम सिनोनियम? पढ़े नहीं? अरे पढ़े होंगे, विलोम शब्द ना, ये सब चीजें होती है। चलो छोड़ो, इंग्लिश ना पढ़ा रही हैं। तो शब्द का, अब मान लो समानार्थी शब्द है, समान अर्थ निकलता है, ठीक है, समानार्थी है तो शब्द ही है, तो शब्द ही। तो इस समानार्थी का शब्द से क्या है? संबंध है। विपरार्थक शब्द होते हैं, है तो शब्द ही, बेशक भले चाहे विपरार्थक है, मगर विपरार्थक का भी किससे संबंध हो जाएगा? शब्द से। तो अब इसका जो डायग्राम बनेगा, ये क्या है? हमारे शब्द आ गए। ये क्या है? हमारे शब्द। अब शब्दों में ये वाले शब्द कैसे हैं? हमारे समानार्थी। और ये कैसे हैं? विपरार्थक, मगर है तो शब्द ही। तो भैया समानार्थी भी ये आ गए और विपरार्थक ही आ गए, ठीक है। ये क्या हो गए आपके? शब्द। और ये क्या हो गए? हमारे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द ये हो गए और विपरार्थक शब्द ये हो गए। करो ऑप्शन में चेक, कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा, ऑप्शन ना ये वाला। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आप सही कर देंगे, हो जाता है कभी कभी, बन जाते हैं उल्टे सीधे। ऑप्शन नंबर डी कर दे रहे हैं हम ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका बच्चों? राइट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए नीचे वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखो पहली बात तो यह है बच्चों, ज्यादा मुझे जो है, मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ज्यादा जो है पढ़ाई लिखाई से ही संबंध रखता हूं। ज्यादा बकवास या फिर ज्यादा फालतू बकवास करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो उस बात को। तो सही संबंध का निरूपण करता है, हमें क्या दे रखा है? धातु, लोहा, पारद, ठीक है। अब लोहे का संबंध धातु से है या नहीं? धातु, क्या लोहा धातु होती है या नहीं? नहीं होती। अरे लल्ला होती है। धातु क्या होती है? एक तो धातु वह होती है, अगर मान लो मैंने ये ले रखा, ठीक है, अगर जो मैंने पक्की जगह पर घेर दिया, ये ध्वनि करेगी। और लोहे की चीज है, पक्के पे घेरूंगा तो क्या करेगी वो? ध्वनि, आघात वर्धिया होती है। इसको पीट पीट के हम नए आकार भी दे सकते हैं, इसे नई चीजें बना सकते हैं इसकी, समझे। तो लोहा क्या है? धातु है। अब पारा क्या है ये बताओ? पारा भी क्या है? धातु है, जो कि लिक्विड होता है। ये लिक्विड होता है मगर अपवाद में आता है। काय में आता है? अपवाद में। मगर पारा भी है क्या? धातु है। तो हमने इसका जो डायग्राम बनेगा ये क्या, हमने धातु ले ली, क्या ले ली? धातु। और धातु के अंतर्गत क्या है? लोहा भी आएगा और पारा भी आएगा। यह आएगा आपका लोहा और यह आएगा आपका पारा।
ठीक है भैया, देख लो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर देवसेना। कौन सा? देवसेना। देवसेना आप जानते होंगे, वो बाहुबली की जो कौन थी, बाहुबली के लड़के की पत्नी देवसेना, वही थी ना, या बाहुबली की पत्नी थी, तो जो भी हमें क्या लेना, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो उसका। भारत में जो है पाकिस्तान वालों को धूल चढ़ा दी, ऐसी है ना, बमबारी चल रही है, बमबारी चल रही। इस समय मोदी जी बिगड़े हुए हैं, बहुत खतरनाक रौद्र रूप में है इस समय, और रौद्र रूप में मोदी जी ने ऐसे ऐसे फैसले ले लिए कि पाकिस्तान वाले क्या है, परेशान हो गए। और जैसे कि आपने सुना होगा, जो इस समय अभी क्या है, स्ट्राइक की है ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान वालों के संग जो है, बताइए राहुल जी क्या हाल हुआ है? खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, आगे देख लो। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र को पहचान करें, या उस क्षेत्र की पहचान करें। उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया करो। अब वो ये कह रहा है कि पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। डायग्राम दे रखा आपको, ये ऑप्शन दे रखे 1 2 3 4, जो भी है वो बाद में निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप बेटी आगे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहचान करें जो लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। लड़कियों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये वाला सर्कल, यानी कि लड़कियों में कौन कौन आ गया? 1 2 5 6, 1 2 5 6, राइट। जो सेवारत्व हैं, सेवारत्व में कौन कौन है? ये सेवारत्व कौन कौन है? 2 5 4 3, क्लियर। किंतु अविवाहित है, अविवाहित का कॉलम इसमें दे नहीं रखा है, बट विवाहित का दे रखा है। तो विवाहित जो लोग हैं जितने भी हैं, ये 6 5 4 7, ये कौन है? विवाहित। मगर वो ये कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि वो लड़की है। पहली बात तो क्या है? लड़की है। दूसरा कह रहा है सेवारत है। एक तो लड़की है, दूसरा सेवारत है, और तीसरा अविवाहित है, यानी कि शादी नहीं हुई। तो देख लो, अब कोई लड़की है तो लड़कियों में 6 तो विवाहित हो जाएगा, विवाहित वाले कॉलम आ गया, तो 6 तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। 5 है विवाहित में आ गया, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। चलो ठीक है, 4 सेवारत है बट विवाहित में भी आ रहा है, तो नहीं हो सकता। समझते रहे, ध्यान से समझो। तो भैया अब 3 है, मगर वो कह रहा है कि लड़की होनी चाहिए, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ ये लड़की है, कि लड़कियों के कॉलम से बाहर चलेगी ना, तो हो सकता है तो लड़का ही होगा। अब ये क्या है? एक निकालिस लड़की है बट सेवारत नहीं है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन जो 2 चमक रहा है, यही क्या है? अविवाहित है, और दूसरा लड़की है। क्यों? क्योंकि ये लड़की वाले सर्कल में भी आ रही है और सेवारत में भी आ रही है, और अविवाहित वालों से अलग हो रही है। विवाहित वालों से अलग होने का मतलब है कि ये अविवाहित है। समझ गए? अगर विवाहित वाले कॉलम में पहुंच जाती तो ये भी विवाहित हो जाती, इसे अविवाहित नहीं कहते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है बच्चों, यहां पर लड़कियों की बात की गई है। लड़कियों के नाम से एक बात मुझे याद आ गई। अपने भारत की जो लड़कियां हैं, उन्होंने भारत का सीना चौड़ा कर दिया। हमारे भारत की लड़कियां ही ऐसी हैं। अगर हमारे भारत की अगर लड़कियां चाहें तो पाकिस्तान को 2 मिनट के अंदर धूल चढ़ा देंगे, सही में। जो इस समय अपने भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर को सोफिया कुरैशी लीड कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जो प्लानिंग है, इतने अच्छे तरीके से प्लानिंग की है कि रात रात के अंदर 9 ठिकाने सोफिया कुरैशी ने उड़ा दिए। तो हमारे भारत की लड़कियां तो ऐसी हैं कि पाकिस्तान वालों को जान से की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
लड़कियां ही क्या है निपटा देंगी। समझ गए? तो ऐसा साहस होना चाहिए सोफिया कुरैशी की तरह। समझ गए? तो आप देखना ये न्यूज बहुत वायरल हो रही है, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन नंबर 9। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, निम्न आरेख का अध्ययन करें। छात्र भौतिक, रासायन, गणित पढ़ते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट हैं, और यानी कि भौतिक, रासायन और गणित पढ़ते हैं। तो वह भाग बताइए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो भौतिकी और रासायन दोनों पढ़ते हैं, यानी कि भौतिक और रासायन क्या करते हैं, दोनों पढ़ते हैं, किंतु गणित नहीं पढ़ते, किंतु गणित नहीं पढ़ते। तो ऑप्शन दे रखे हैं, देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, आप बना के देखो, बाकी तो हम निकाल ही रहे हैं, ठीक है? तो वो कह रहा है, तो वह भाग बताइए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो भौतिक, तो भौतिक तो हमारा आ गई है, तो भौतिक कौन कौन पढ़ते हैं, आर पढ़ता है, टी पढ़ता है, यू पढ़ता है और एस पढ़ता है, ठीक है? भौतिक और रासायन, रासायन वाले ये है, ये देखिए ये कौन सा सर्कल है, रासायन वाला। तो रासायन में अगर टी है, टी पढ़ता है रासायन, ए पढ़ता है, पी पढ़ता है और यू भी पढ़ता है, ठीक है? एस नहीं पढ़ता हमारा, क्योंकि रासायन वाले से क्या हो गया, बाहर हो गया। किंतु गणित नहीं पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि भौतिक और रासायन तो पढ़ता है मगर गणित नहीं पढ़ता। अब ये आर है, आर मात्र क्या है, भौतिक भौतिक पढ़ता है, ए क्या है, रासायन रासायन पढ़ता है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग जा रहा है, ठीक है? ये अपने ही सर्कल में है। दूसरा अगर यू को देखा जाए तो यू क्या है, गणित वाले सर्कल में आ रहा है, तो इसका मतलब यू गणित पढ़ता है, एस भी गणित पढ़ता है, पी भी पढ़ता है, सी भी पढ़ता है। गणित वाले को तो बाहर निकाल दो, जो गणित वाला है ना उसने पहले कह दिया है कि गणित नहीं पढ़ते हो। तो गणित वाले सर्कल में कौन कौन आ रहे हैं, तो पी आ रहा, यू आ रहा, एस आ रहा, सी आ रहा, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकते। अगर आर है तो आर भौतिक में आ रहा है, तो आर जो है मात्र भौतिक ही भौतिक पढ़ता है। ए है, ए मात्र रासायन ही रासायन पढ़ता है। ऐसा कौन सा है जो रासायनिक में भौतिक में पढ़ता है, तो वो है टी। क्या है, टी। क्यों, अगर यहां से रासायन का अगर सर्कल घुमाता हूं, ये रासायन में भी आ रहा है, इधर से घुमाता हूं तो भौतिक में भी आ गया, ठीक है? इसलिए इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा, सी। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, यानी कि टी। टी ऐसा व्यक्ति है जो रासायन में पढ़ता है और भौतिक में पढ़ता है मगर गणित नहीं पढ़ता, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसे पेन जो काले हैं लेकिन लाल नहीं है को दर्शाता है। वो ये कह रहा है कि ऐसे पेन जो काले हैं लेकिन लाल नहीं। ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा राइट होगा वो बाद में देखेंगे यहां पर। तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज में कौन से पेन है, लाल रंग के, और जो वृत्त है, वृत्त में है पेन, और 3 में क्या है, लाल। इसमें सॉरी, हाँ काले, इसमें कौन से, काला, ठीक है? तो अब देख लेते हैं, वो कह रहा है कि ऐसे पेन जो काले हैं, तो काले का जो कॉलम है या हाँ सॉरी वर्ग है वो ये है, यानी कि इतने बीच में जितने भी अंक आ रहे हैं वो सब क्या है, काले हैं। 4 है काला है, 6 है काला है, 2 है काला है, 3 है काला। तो काले तो ये हो गए। अब अभी हम ये चुनाव नहीं कर सकते कि इसमें 4 है, वो 6 है, ये 2 है या 3 है, ठीक? लेकिन लाल नहीं है, तो लाल अपना ये है त्रिभुज। तो त्रिभुज में जितने भी अंक आएंगे वो क्या होंगे, लाल। इसका मतलब 6 भी लाल हो गया, काला भी है और लाल भी है, 2 काला भी है और लाल भी है, क्योंकि ये क्या है, वर्ग में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है। और 6 के अंदर तो तीनों ही गुण होंगे, पेन भी है, लाल भी है और
काला भी है। तो लाल नहीं है, तो लाल नहीं का मतलब लाल, अगर 3 की बात की जाए तो 3 तो मात्र काला ही काला है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि क्या पैन है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैन वाले सर्कल से बाहर पहुंच गया। और 6 और 2 तो ये लाल हो गए, एक 4 ही बचा। 4 क्या है हमारा, पैन वाले सर्कल में आ रहा है, दूसरा इधर से काले वाले में आ रहा है और लाल वाले से बच गया। तो वो यही कहना चाह रहा है कि पैन है, ऐसे पैन जो काले हैं लेकिन लाल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्या आंसर है इसका, 4। आई होप इतना समझ में आई होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है क्वेश्चन नंबर 11। दी गई आकृति में कितना जल या तो नल है या फुहारा। वो ये कह रहा है ऐसा कितना जल है, या तो वो नल है या फिर क्या है, फुहारा। या सीधे शब्दों में कहा जाए कि ऐसा कौन सा जल है जो नल भी है और फुहारा भी है, यानी कि दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा ए बी सी डी, देख लेते हैं इसमें कौन सा ही होगा। तो ऐसा कितना जल है, तो जल का जो हमारा कॉलम है वो ये है। जल क्या क्या है हमारा, 43, 57 और 68, ये तीनों क्या है, जल है। अब वो कह रहे हैं ऐसा कितना जल है जो नल है या तो नल है, तो नल का कॉलम था हमारा ये है। अब नल और जल दोनों होना चाहिए। वो कह रहा है ना कि ऐसा कितना जल या तो नल है, तो कौन सा हो गया इसमें, 43, कौन सा हो गया, 43। दूसरी बात वही कह रहे हैं या फिर फुहारा, तो या फुहारा, अब मान लो 57 है, 57 तो जल है, 57 का ना तो नल से कोई संबंध है और ना ही फुहारे से। या 49 को लिया जाए, 49 का जल से कोई संबंध नहीं है और ना ही 31 का कोई संबंध है, ठीक है। तो 68 ये हमारा जल भी है और दूसरे कह रहे हैं या फिर फुहारा हो, यानी कि 68। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा हमारा, 111। तो ऐसा जल कितना हो गया, ये कह रहा ना आकृति में कितना जल, एक तो 43 और दूसरा 68। ये दोनों क्या है, नल है और दूसरा क्या है, फुहारा है। समझने का प्रयास करो, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो 111 ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट, ठीक है।